बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर। एग्जाम भी दिनों ही दिन पास आते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि करंटली पढ़ें या अपने बेसिक्स को क्लियर करें। आपके बेसिक्स वीक होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपके टीचर ने आपको सही से नहीं पढ़ा पाया जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए था, या हो सकता है आपने सही से नहीं पढ़ पाया, आपका छूट गया, या आप बीमार हो गए थे, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो आप। ताजमहल के बारे में किस किस को पता है? आई होप ताजमहल के बारे में हम सब ने सुन रखा है। चलो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो चाहो तो थोड़ा सा टाइम ले लो। तो ताजमहल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको क्या लगती है? काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि उसकी खूबसूरती, उसकी मीनार या उसका पत्थर, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने एंड से बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी उसकी नींव लगती है, जिस पर वो सदियों से टिका हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में। आपके बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा, देन आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। अगर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी गहरी नींव भी खोदनी पड़ेगी। आपके बेसिक्स आपके टारगेट के हिसाब से ही मजबूत होने चाहिए। लाइक आपका टारगेट 680, 690 या 700 प्लस या 710 मार्क्स में से कुछ भी हो सकता है। उतने ही मजबूत आपके बेसिक्स होने चाहिए ताकि माइनस मार्किंग ना लग सके। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर यार वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो मेक श्योर यार शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। माइनस मार्किंग लगने का सबसे बड़ा रीजन तो आपका यही होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर ना हो पाना। अच्छा, आपने एक चीज फेस की होगी ड्यूरिंग एग्जाम। जब भी आप एग्जाम पेपर देते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन तो आ रहा होता है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि उसका ऑप्शन कौन सा सही है। फेस करते हो ना ये प्रॉब्लम? तो देखो ये मेन प्रॉब्लम आपके बेसिक्स की ही होती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा तो है, लेकिन उतनी बार नहीं पढ़ा जितनी बार आपको पढ़ना चाहिए था वो चैप्टर को लेके आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए आपको डाउट्स आ रहे हैं उस टाइम पे। और आप उस क्वेश्चन को कितना ही टाइम क्यों ना दे दो, वो आपका गलत होता है। ये आपने फेस किया होगा। मैं करता था, जिस टाइम पे मैं अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करता था उस टाइम पे मैं काफी बार ये प्रॉब्लम फेस करता था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। इसका रीजन यही है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, 2 साल, 1 साल या 6 महीने या 4 महीने। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आपका फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर है तो बिल्डिंग टिकेगी कहां से? आपको एटलीस्ट 11th और 12th के बेसिक्स तो आने ही चाहिए, और इन सब के साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी मस्ट है। अगर आप कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो या कहीं से भी क्लासेस कर रहे हो, तो अगर आपको ये लगता है कि आपने पूरे मॉड्यूल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, सारे नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं, थ्योरी आपको पूरी रटी पड़ी है, फॉर्मूले भी आपको याद है, तो देखो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी मैंडेटरी है। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आई होप आप सभी को पता हो कि 2022 में क्या हुआ था। इनका पेपर देखा है ना 2022 का आपने? टोटली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे थे। डायरेक्टली रट डालो एनसीईआरटी को, जितने ज्यादा से ज्यादा बार रट सकते हो, 20 बार, 21 बार, 25 बार। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे। एनसीईआरटी पढ़ने को मैं क्यों कह रहा हूँ? काफी सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी होती है, लेकिन मॉड्यूल्स में छूटी होती है। जब आप दोनों चीजों को पढ़ोगे, कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा। और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि क्वेश्चन वहीं से बनता है जहां आपने पढ़ा नहीं होता। और ये मत समझना कि एग्जामिनर को पता नहीं होता। एग्जामिनर को सब कुछ पता होता है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं आज आपकी क्लास में आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया गया। अब उस लेक्चर की क्लास कंप्लीट होने के बाद आप उसे एक बार मन में रिवाइज करो कि ड्यूरिंग लेक्चर आपने क्या पढ़ा। नो डाउट उस टाइम पे आपको आपका पूरा लेक्चर याद आ जाने वाला है विद विजुअलाइजेशन। अब आपने उसको एक बार अपने मन में याद कर लिया, रिकॉल कर लिया, देन उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, देन उसके बाद फिर आप नोट्स पे आओ। उसके बाद अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, एक बार उनको पढ़ो। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको पता है कि किसमें क्या लिखा हुआ है, कहां से क्या इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब भी आपको रिवाइज करना है तो अब इस चैप्टर को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटे में पूरा डाइजेशन चैप्टर आप खुद पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, और अब आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई आपने 4 से 5 बार तो ये पहले ही पढ़ रखा है। अब आप डाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नो डाउट आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन छूट जाएंगे या गलत हो जाएंगे। होगा, यही होगा, मैं खुद से कह रहा हूँ, इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी का जादू। अब बात को समझो, एनसीईआरटी जितनी पतली बुक हमें लगती है ना, उतनी आसान है नहीं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को जब भी आप उठा के देखोगे ना, तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन किसी चीज का भी नहीं देते। वो लिखते थोड़ा सा है, मतलब उस चीज का बहुत बड़ा होता है। यही रीजन है कि एनसीईआरटी से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डरते हैं और उनको समझ में नहीं आती। इसीलिए बोला था नोट से पढ़ो, देन मॉड्यूल से पढ़ो। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप बार बार एनसीईआरटी को रीड करोगे ना, तब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उस चीज को लेके।
फिर धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कोई जल्दबाजी का नहीं है। 1 से 2 दिन में आप डाइजेशन चैप्टर पूरा खत्म कर सकते हो आसानी से। जब भी एग्जाम टाइम में आपका ये डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक आने वाला है, उस दिन आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अपने नोट्स बनाए थे या जो भी क्वेश्चन किए थे, अब आपको खुद पता है भाई 1 घंटे में आप क्वेश्चन भी सारे देख डालोगे, चैप्टर भी देख डालोगे, आपको पता है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनने हैं। अब ये समझने में आसान सा लगा ना। चीजें मुश्किल नहीं होती, चीजों को मुश्किल हम आप ही बनाते हैं। बस अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ और धीरे धीरे उस चीज को समझते चले जाओ। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। अब एक बात जो है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है और आपको यार ये बात समझनी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक दूसरे के नोट्स लेते फिरते हैं। मतलब जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है उनसे मांगते हैं कि भैया अपने नोट्स दे दो, या कहीं से भी नोट्स अरेंज करते हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, इसके बारे में जरूर सोचना। काफी सारे स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखे हैं, काफी सारे यूट्यूब पे भी लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। नो डाउट सर्वोत्तम कम्युनिटी भी नोट्स प्रोवाइड कराती है, लेकिन आप एक बात समझो, ये गलत है, ये एक गलती है बहुत बड़ी। आपको नोट्स कभी भी किसी के कॉपी नहीं करने चाहिए। अब मैंने ये बात क्यों बोली, अब आप इस डिफरेंस को ऐसे समझो, एक बना बनाया मकान है, आप उसमें जाके रहने लगे, देन एक मकान ऐसा है जो आपने अपने हाथों से बनवाया है, फिर आप उसमें जाके रहते हो। अब आपको दोनों के कंस्ट्रक्शन में अंतर समझ में आ रहा है। तो यार अब इस चीज को आसानी से समझो, दोनों के कंस्ट्रक्शन में बहुत अंतर होगा, जो आपने बनवाया है उसमें, देन आपको किसी इंजीनियर ने बना के दिया है उसमें। अब दूसरे के नोट्स को रटने से अच्छा है कि भाई आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, देन खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाओ, एनसीईआरटी रीड करो, फिर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ताकि एग्जाम टाइम आपको आपके नोट्स समझ में आ सके जब भी आप रिवाइज करो। आपके नोट्स हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके। अगर आपको नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी नहीं आती तो उसके ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, तो मेक श्योर उस वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी काफी। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उस टॉपिक को लेके। अगर आप इतना ज्यादा रिवीजन करोगे, देन इतना ज्यादा पढ़ोगे, तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो यार आपको फेस करनी पड़ती होगी ना। रिवीजन स्ट्रेटेजीज हुई, काफी सारे मिस्टेक्स भी आप करते होगे, तो इन सबको अगर मैं इस वीडियो में समझाने लग गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो इन सब टॉपिक पे मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी मेक श्योर देख लेना जाके। पूरे वीक में एक दिन आपका सारा का सारा रिवाइज करने का होना ही चाहिए। वो दिन कौन सा हो सकता है, आपकी छुट्टी जिस दिन हो, मोस्ट ऑफ द डे संडे होता है, उस दिन आपका फुल डे रिवीजन होना चाहिए। देन एनालिसिस गजब की होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको पता चले मुझे कितना आता है और एग्जाम का लेवल क्या है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलवेज हेल्प्स। मैं ये बात नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने अपने खुद के फंडे बनाए तब आई रियलाइज्ड कि यार काफी ज्यादा हेल्प होती है इन सब चीजों से। तो हर स्टूडेंट के एक अलग ही अपने टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, हर चीज को अपनी फिंगर टिप्स पे लाओ, अपने खुद के टिप्स बनाओ। लाइक फॉर्मूलाज याद करना हुआ, काफी सारे इंडेक्स होते हैं चैप्टर्स में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एग्जाम्पल्स, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आपको याद होना चाहिए। लाइक अपना प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम हुआ, सभी को पता है, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, इवोल्यूशन है। और हम सबकी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल, उसे कैसे भूल सकते हैं, वो तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है केमिस्ट्री के हिसाब से, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो याद ही नहीं होती। और हाँ देखो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो ना, अपने तरीके बदलना ही नहीं चाहते, तो यार ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप अपने तरीके नहीं बदलोगे तो आपकी मंजिल बदल जाएगी, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपके बेसिक्स अब तक क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी क्लास के साथ साथ बेसिक्स चैप्टर्स जो भी होते हैं उनको आप साथ के साथ रिवाइज करो। डेली टारगेट से रिलेटेड जो आप अपना चार्ट बनाते हो, जो मैंने बताया बनाना कैसे बनाना है, उसमें 1 घंटा इसका भी डालो, जिससे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो पाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिक्स में जैसे वेक्टर हुआ, मेजरमेंट हुआ, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बेसिक्स तो इसी से है। जब आप अपने डेली टारगेट बनाओ तो 1 घंटा इसको भी दे दो, तो ये साथ के साथ पूरा होता चला जाएगा। बस ये एक एग्जांपल है, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो चैप्टर कोई भी हो सकता है। तो आई होप क्लियर और बेसिक से रिलेटेड अब आपका कोई भी डाउट ना हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेक श्योर कमेंट करो। और जितने भी वीडियो मैंने बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने पड़ेंगे एक एक करके। अभी रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा तब आपको रियलाइज होगा। तो बस इसको कस के पकड़ो, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम स्टूडेंट्स के लिए तो खास करके। और हाँ, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी के माइंड मैप्स दे दिए गए हैं सारे चैप्टर्स के। आप पूरी एनसीईआरटी 1 से 2 घंटे के बीच में रीड कर सकते हैं इस माइंड मैप की मदद से। आई होप अब तक आपको मिल गए हो, अगर नहीं मिले तो प्लीज चेक द पिन सेक्शन ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हैप्पी।